51 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है? मैल्कम इन मैकबेथ। जो मैल्कम नाम का कैरेक्टर है इन मैकबेथ, मैकबेथ प्ले में इज मीन्स है डंकन्स। डंकन का कौन दिखाया जाता है? एल्डेस्ट सन, यानी कि सबसे बड़ा बेटा दिखाया जाता है। तो मैकबेथ प्ले में मैल्कम डंकन का सबसे बड़ा बेटा है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसमें ये समझना है कि ही इज डिक्लेयर्ड, और उसी को डिक्लेयर किया जाता है एज डंकन्स एयर, डंकन का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है एट द एंड ऑफ द ओपनिंग बैटल, यानी कि युद्ध समाप्त होने के बाद उसको डंकन का उत्तराधिकारी जो है वो घोषित किया जाता है। एन इवेंट दैट मैकबेथ सीज एज एन ऑब्स्टेकल टू हिज एम्बिशन, और यही मैकबेथ की एम्बिशन को पूरा करने के लिए क्या था? ये बाधा था। ठीक है। अपॉन डंकन्स डेथ, डंकन की मृत्यु के बाद मैल्कम और डोनाल्डबेन फ्लो अवे ये भाग गए थे। कहाँ भाग गए थे? एक स्कॉटलैंड भाग गया था और दूसरा डोनाल्डबेन था वो कहाँ भाग गया था? आयरलैंड भाग गया था। किस वजह से ये दोनों भाग गए थे वहाँ पे? फेयरिंग डैट दे विल सफ़र अ फेट सिमिलर टू डंकन, कि उनको डर था कि उनका भी डंकन के जैसा ही हश्र होगा, अर्थात उनको भी मार दिया जाएगा, और इसी डर की वजह से ये दोनों जो हैं भाग जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर का, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज़ नॉट अ ट्रेजेडी। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से विलियम शेक्सपियर की 3 ट्रेजेडी हैं, एक ट्रेजेडी नहीं है, वही पहचानना है आपको। तो टेम्पेस्ट जो है वो इनकी ट्रेजेडी नहीं है दोस्तों, बाकी हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ ये सभी क्या है? उनकी ट्रेजेडी है। टेम्पेस्ट कब आया था? ज़रा यहाँ पे थोड़ा डिटेल समझ लो। टेम्पेस्ट ये जो कब आया था? 1611 में आया था। ये किसके द्वारा लिखा गया था? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, और ये ट्रेजेडी नहीं है। क्या है? ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। बाकी ये हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर, मैकबेथ है, ये सभी इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में गिनी जाती हैं। हैमलेट जो कि प्रिंस ऑफ डेनमार्क ट्रेजेडी इन 5 एक्ट बाय विलियम शेक्सपियर, इट वाज ओरिजिनली पब्लिश, और ये जो हैमलेट था वो 1602 में पब्लिश हुआ था। अब मैं ओथेलो की बात करें तो ओथेलो 1604 में आया, ये भी ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। मैकबेथ की बात कर लें तो मैकबेथ 1606 में आया था, ये भी ट्रेजेडी है 5 एक्ट की, और ये भी शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ये थोड़ा सा आंसर के बारे में डिटेल था। अगला, इन विलियम शेक्सपियर्स प्लेज, विलियम शेक्सपियर के प्ले में द मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करते हैं। बहुत कंडीशन मस्ट, कौन सी शर्त रखी गई थी प्रिंस ऑफ मोरक्को के सामने, और जिससे प्रिंस ऑफ मोरक्को एग्री भी हो गए टू बिफोर ही मे चूज फ्रॉम अमंग द कैस्केट। वहाँ पर जो 3 कैस्केट रखे गए थे उनमें से एक कैस्केट का चुनाव करना था, लेकिन सही कैस्केट का अगर वो चुनाव नहीं कर पाते हैं तो उनके सामने एक कैस्केट एक शर्त रखी गई थी इन ऑर्डर टू मैरी पोर्सिया, मैरी से शादी करने के लिए। मतलब ये है यहाँ पर कि विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें पोर्सिया से विवाह करने के लिए मोरक्को के राजकुमार को कैस्केट में से चुनने से पहले कौन सी शर्त माननी होगी। तो कौन सी शर्त दोस्तों माननी होगी? एक शर्त लगाई गई थी, ये शर्त ये थी कि अगर उन्होंने गलत कैस्केट को चुना तो वो ज़िंदगी में कभी भी शादी नहीं करेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, आपको कौन सा ऑप्शन दिखेगा? बी ऑप्शन, डेट ही इफ़ ही चूज रॉन्ग कैस्केट, अगर उन्होंने रॉन्ग कैस्केट को चुना तो ही विल नेवर मैरी, वो कभी भी शादी नहीं करेंगे, हमेशा अविवाहित ही रहेंगे। बातें क्लियर हैं? यदि वह गलत कैस्केट का चुनाव करता है तो कभी भी शादी नहीं करेगा, ध्यान रखना। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। द कंडीशन मस्ट बी प्रिंस ऑफ मोरक्को एग्री टू बिफोर द मे चूज फ्रॉम अमंग द कैस्केट इन ऑर्डर टू मैरी पोर्सिया, ये तो आपका आंसर ही हो गया। अब क्या है कि अगर वो गलत कैस्केट का चुनाव करते हैं तो ही विल नेवर मैरी द प्रिंस ऑफ मोरक्को। कौन था? मोरिस प्रिंस था, हु सीक्स टू पोर्सियाज हैंड इन मैरिज, जो पोर्सिया से शादी करने के लिए आया था बेलमोंट में। इसके बाद प्रिंस ऑफ मोरक्को उससे ये भी कहता है पोर्सिया से कि वो डार्क होने की वजह से, काला होने की वजह से वह उसको इग्नोर ना करे। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं। अच्छा, प्रिंस ऑफ मोरक्को कौन सा कैस्केट चुनता है ये भी देख लो, यहाँ पर पूछा जा सकता है तुमसे। प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है वो गोल्ड वाला कैस्केट का चुनाव करता है। एक प्रिंस ऑफ एरागॉन भी होते हैं, ठीक है, वो सिल्वर का कैस्केट चुनते हैं, लेकिन जो बैसानियो होता है वो लीड का कैस्केट चुनता है। तो अगर हम मर्चेंट ऑफ वेनिस इज आ 16th सेंचुरी प्ले है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है,
इसमें एक चीज़ और ध्यान बनाए रखना, अ मर्चेंट ऑफ वेनिस नेम्ड एंटोनियो, ये एंटोनियो के डिफॉल्ट्स ऑन द लार्ज लोन प्रोवाइडेड बाय अ ज्यूस मनी लेंडर साइला। इसमें एक ज्यूस होता है जो कि मनी लेंडर होता है, बहुत पैसा उधार देता है। साइलॉक किसको? बैसानियो को, सॉरी एंटोनियो को। और एंटोनियो कौन दिखाया जाता है? इसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस ही दिखाया जाता है, उसी के नाम पर इस प्ले का नाम भी पड़ा दोस्तों। अगला हम बात कर लेते हैं 54 नंबर पे, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर शेक्सपियर हैज़ स्पोक इन द फेमस लाइन। एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दे रखी है, और वो प्रसिद्ध लाइन कौन सी है? टू बी आर नॉट टू बी, डैट इज़ द क्वेश्चन। टू बी आर नॉट टू बी, होना या ना होना, यही तो प्रश्न है। ये कौन कहता है दोस्तों? ये एक्चुअली असमंजस में है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा डिलेमा में है। कौन? हैमलेट, हैमलेट, ठीक है, ये हैमलेट है। तो यहाँ पर जरा पढ़ लीजिए, अपने आप समझ आ जाएगा। द कैरेक्टर, एक कैरेक्टर होता है हैमलेट प्ले में, हैमलेट जो कि प्रिंस होते हैं, हैज स्पोकन द फेमस लाइन। ये जो फेमस लाइन है टू बी आर नॉट टू बी, ये किसके द्वारा? हैमलेट के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। कौन से? एक्ट 3 में और सीन 1 में बोली जाती है। हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क दिखाए जाते हैं। ये एक ट्रेजेडी है, 5 एक्ट में इसको लिखा गया, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। 1599 से 1601 के बीच में इसको लिखा गया था, और क्वार्टो एडिशन 1603 में इसको पब्लिश करवाया गया था। फ्रॉम एन अनऑथोराइज्ड टेक्स्ट विद रेफरेंस टू एन अर्लियर प्ले। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा सा है दोस्तों। इमिलिया इन शेक्सपियर्स ओथेलो इज, जो इमिलिया नाम की कैरेक्टर है ओथेलो प्ले में, वो किसकी पत्नी दिखाई जाती है? तो इमिलिया जो है वो इयागो की पत्नी दिखाई जाती है। किसकी पत्नी दोस्तों दिखाई जाती है? इयागो की, ध्यान बनाए रखना, इयागो की पत्नी होती है। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसमें, इमिलिया शेक्सपियर के प्ले ओथेलो में वाइफ ऑफ इयागो दिखाई जाती है। ओथेलो का पूरा टाइटल क्या है? ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ओथेलो का फुल टाइटल कौन सा है, तो द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। इसकी सेटिंग वेनिस में दिखाई जाती है। इज अ ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहली बार परफॉर्म किया गया था 1604 से 1605 में। इसकी सेटिंग वेनिस में रखी गई। वेनिस एंड अ सी पोर्ट ऑफ साइप्रस, दो जगह इसकी सेटिंग दिखाई जाती है। सी पोर्ट ऑफ साइप्रस, साइप्रस का सी पोर्ट है। और इसके सोर्स की अगर बात कर लें, कभी कभी सोर्स पूछ लिया जाता है कि ओथेलो का सोर्स कौन सा है, तो सिंथियाउज हिकैतोमिथी इसका क्या होता है? सोर्स दिखाया जाता है, ये इसका सोर्स हो गया। इन द एंड ऑफ द प्ले इमिलिया टेल्स ओथेलो, और बिल्कुल प्ले के अंत में जो इमिलिया होती है यागो की पत्नी, वो ओथेलो को बताती है कि डेस्डेमोना जो कि ओथेलो की वाइफ दिखाई जाती है, इज इनोसेंट, वो क्या है? बिल्कुल इनोसेंट है। और यागो क्या करता है, जो कि इमिलिया का हस्बैंड है, इज बिहाइंड अ ट्रेजिक प्लॉट। इस पूरी की पूरी दुखद घटना के पीछे कौन है? मेरे पति यागो का हाथ है। और इसी यागो आता है और वो क्या करता है? अपनी पत्नी इमिलिया को स्टैब कर देता है, उसको चाकू घोंप देता है। तो अगर आपने स्टोरी सुनी होगी तो ये कहानी भी समझ आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगला क्या है? दी फर्स्ट फोलियो एडिशन, इसका जो फर्स्ट फोलियो एडिशन है आप शेक्सपियर्स प्लेज का बाज प्रिंटेड, वो प्रिंट हुआ था 1623 में दोस्तों। कब आया था फर्स्ट फोलियो? 1623 में आया था। सेकेंड फोलियो 1632 में आया था। थर्ड फोलियो इसका 63 में आया था 1600, और फोर्थ फोलियो जो कि लास्ट फोलियो था वो 85 में आया था। ठीक है, चारों फोलियो इनके ध्यान बनाए रखना है। यहाँ से देखिएगा, दी फर्स्ट फोलियो ऑफ एडिशन विलियम शेक्सपियर्स का प्रिंट हुआ था 1623 में, ये सब बता ही चुका हूँ। अब जरा इस चीज़ को जरा समझ लीजिएगा। मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेज बाय शेक्सपियर कॉमनली रेफर्ड बाय द मॉडर्न स्कॉलर एज द फर्स्ट फोलियो। यानी कि उस फर्स्ट फोलियो को जो नाम दिया गया था, जो कि 1623 में पब्लिश हुआ था, क्या नाम दिया गया था? ये नाम दिया गया था दोस्तों, क्या? मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, ट्रेजेडीज, ठीक है, ये नाम था। अब हम थोड़ा सा ये समझ लें कि विलियम शेक्सपियर ने टोटल 37 प्ले लिखे थे, लेकिन फर्स्ट फोलियो में सिर्फ 36 प्ले ही इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, एक प्ले नहीं इंक्लूड किया गया था, वो था हमारा पेरिकल्स। लेकिन जो 36 प्ले थे, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय शेक्सपियर्स कलीग थे। शेक्सपियर के साथ ही काम करने वाले दो को एक्टर थे जिनका नाम था जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल, उनके द्वारा इसको
प्रिपेयर्ड किया गया था। और ये जो फर्स्ट फोलियो था वो डेडिकेटेड किसको किया गया था, तो ये फर्स्ट फोलियो जो है वो डेडिकेट किया गया था विलियम हार्वर्ड और उनके भाई फिलिप हार्वर्ड के लिए ये डेडिकेट किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि फर्स्ट फोलियो 1623 में जो आया था वो किसको डेडिकेट था, तो विलियम हार्वर्ड और उनके भाई फिलिप हार्वर्ड को डेडिकेट था दोस्तों। 57 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब जेलसी एज ग्रीन आइड मोनेस्टर। तो ये बहुत फेमस जो है कोटेशन है, बहुत फेमस फ्रेज है ये, ग्रीन आइड मोनेस्टर, ठीक है। क्या है इसको बोलते हैं कि हरी आँखों वाला राक्षस, ग्रीन आइड मोनेस्टर, हरी आंखों वाला राक्षस। ये किसके द्वारा बोला जाता है, सॉरी पूछा क्या है, विच प्ले, कौन से प्ले में पूछा गया है, तो दोस्तों ये ओथेलो प्ले में पूछा गया है, ठीक है। और कहता कौन है, यागो कहता है, और किससे कहता है, ओथेलो से कहता है। जरा मैं समझाता हूँ। ओथेलो जो कि शेक्सपियर के द्वारा विलियम शेक्सपियर के द्वारा एक लिखी गई ट्रेजेडी है, इनकी 4 ट्रेजेडीज में से एक है ये भी। डिस्क्राइब जेलसी, यहाँ पर यागो जो है वो डिस्क्राइब करता है जेलसी को किस रूप में, एज द ग्रीन आइड मोनेस्टर, ग्रीन आइड मोनेस्टर के रूप में जेलसी को बताया गया है। इन एक्ट 3 और सीन 3 में, ये भी ध्यान बनाए रखना किसमें, एक्ट 3 और सीन 3 में। यागो ट्राइज टू मैनुपुलेट, यहाँ पे जो यागो होता है वो यहाँ पे ट्राई करता है मैनुपुलेट करने के लिए ओथेलो को बाय सजेस्टिंग डैट हिज वाइफ डेस्डेमोना इज हैविंग एन अफेयर, कि उसका अफेयर चल रहा है किसके साथ में, कैसियो के साथ में। बताया जाता है कि कैसियो के साथ में तुम्हारी वाइफ डेस्डेमोना का अफेयर चल रहा है। तो यागो जो है वो प्लांट्स करता है द सीड ऑफ जेलसी, यानी कि जो यागो होता है वो ओथेलो के मन में जेलसी के बीज बो देता है। कहते नहीं है कि हर चीज़ का इलाज है, लेकिन अगर शक का कोई इलाज नहीं है, अगर तुम्हारे दिमाग में एक बार शक बैठ जाता है ना, उसका ज़िंदगी में कहीं कोई इलाज नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं कभी कभी तो आंखों देखा भी सच नहीं होता है, चीज़ें ट्रस्ट पर चलती हैं। वो क्या कहते हैं, तो वो क्या करता है, या ओथेलो के मन में जेलसी के बीज बो देता है बाई सेइंग, कहकर ओ बी बेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी इट इज़ अ ग्रीन आइड मोनेस्टर विच दोथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन, यानी कि ये हरी आँखों वाला एक राक्षस है, हे मेरे स्वामी ईर्ष्या से सावधान रहो, है ना। ये वही मांस का मजाक उड़ाता है, ये मोनेस्टर उसी का मजाक उड़ाता है जिसे वह खाता है। तो ये कुछ इस तरीके से बताया गया है इसमें। फ़िलहाल आपको लाइन सिर्फ इतनी याद रखना है कि ग्रीन आइड मोनेस्टर किसकी लाइन है, तो ओथेलो की लाइन है, एक्ट 3 सीन 3 में बोली गई है। और इसमें कौन कहता है, यागो कहता है, यागो बीज बोने के लिए जेलसी के ओथेलो के दिमाग में, तब इस लाइनों को बोलता है, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं, दिस सब टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स 12th नाइट इज, यानी कि जो 12th नाइट है उसका सब टाइटल बताना है, तो व्हाट यू विल इसका सब टाइटल है। खूब ध्यान बनाए रखना है कहीं कोई मिस ना हो पाए, व्हाट यू विल। अब ज़रा इसको ज़रा समझ लीजिएगा दोस्त, क्या कहानी बताई गई है कि जो सब टाइटल है विलियम शेक्सपियर का वो क्या है, 12th नाइट है, जिसको हम माफ़ करना क्या बोल रहा हूँ, 12th नाइट का सब टाइटल क्या है, व्हाट यू विल है, जो कि एक कॉमेडी है और 1600 से 1602 के बीच में इसको लिखा गया है दोस्तों। इसका ओरिजिनल सोर्स की अगर हम बात करें तो अपोलोनियस एंड सिला बाय बार्नेव रिच, यहाँ से इसका ओरिजिनल सोर्स बताया जाता है, इस फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन, ठीक है। और ये जो प्ले है, ये जो नाटक है, वो किसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो एक ट्विंस दिखाए जाते हैं, वियोला और सेबेस्टियन, उनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी 12th नाइट की घूमती रहती है। इसमें क्या होता है, एक शिप होता है जो कि शिपरैक हो जाता है, और जब ये शिपरैक होता है तो ये दोनों वियोला और सेबेस्टियन सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ऐसा बिलीव करते हैं ये दोनों कि वियोला सोचती है मेरा भाई सेबेस्टियन डूब करके मर गया होगा, सेबेस्टियन सोचता है मेरी बहन वियोला डूब करके मर गई होगी, इस तरीके से। लेकिन वियोला को बचा लिया जाता है, एक सी कैप्टन होता है एंटोनियो, उसके द्वारा। तभी वियोला क्या करती है, डिस्गाइज कर लेती है हर सेल्फ, अपने आप को एज अ यंग मैन सेजेरियो, यानी कि वियोला जो है वो सेजेरियो का रूप धारण कर लेती है और एक नौकर के रूप में जॉब करने लगती है वहाँ ड्यूक ओर्सिनो के यहाँ जा कर के, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है साथियों? अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट अपीयर इन द प्ले हैमलेट। हैमलेट में होरेशियो दिखाया जाता है दोस्तों, गर्ट्रूड भी दिखाई जाती है, उसकी माँ होती है। अगला अगर हम बात करें ओलिविया और ओफिलिया की बात करते हैं तो देखो ओलिविया नहीं दिखाई जाती है। ओलिविया जो है वो नहीं होती है, हैमलेट की कैरेक्टर नहीं है, लेकिन ओफिलिया है। ओफिलिया इज़ द हीरोइन ऑफ हैमलेट। ठीक है, तो ये किसकी है? ओलिविया कहाँ दिखाई जाती है? ट्वेल्थ नाइट में दोस्तों दिखाई जाती है ओलिविया। ठीक है, जिसका भाई मर जाता है, 7 सालों के लिए वो किसी का भी चेहरा नहीं देखती है, अपने भाई की मृत्यु पर मौन ओवर कर लेती है। ठीक है, तो ये ट्वेल्थ नाइट का कैरेक्टर है, ध्यान बनाए रखना इसके लिए। देखो यहाँ पे बताया गया है कि सी इज आ फिक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट। ये ट्वेल्थ नाइट की एक फिक्शनल कैरेक्टर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें होता क्या है कि नाटक शुरू होने से पहले ही वह अपने भाई को खो देती है, और जब उसका भाई खो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, और अपने ही घर में ना, जैसे उसके घर में कोई भी व्यक्ति अगर नहीं रहता है तो वो 7 सालों तक किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखने की घोषणा कर देती है कि वह 7 सालों तक किसी भी व्यक्ति का चेहरा नहीं देखेगी और घर में ही रहेगी। अपने भाई का की मृत्यु का जो है शोक वह कितने सालों तक मनाएगी? 7 सालों तक। तो इस तरीके की कहानी है इसको। ठीक है, मैंने समराइज कर दिया आपको। अगला क्वेश्चन है इन हर ऐसे एक ऐसे का बात किया गया है व्हाट इफ शेक्सपियर्स हैड सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ गेव द नेम ऑफ शेक्सपियर्स हाइपोथेटिकल सिस्टर व्हाट वाज इट। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि एक निबंध होता है, क्या होगा अगर शेक्सपियर की बहन होती। व्हाट इफ का मतलब क्या होता यदि शेक्सपियर हैड सिस्टर, अगर शेक्सपियर की एक बहन होती। तो इस तरीके से एक निबंध था, और जो वर्जीनिया वुल्फ ने शेक्सपियर की काल्पनिक बहन का नाम दिया था, वो नाम क्या दिया था? तो वो नाम दोस्तों जुदित दिया था। क्या नाम दिया था? जुदित, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जुदित। यहाँ पर ध्यान बनाए रखना, क्या होता है अगर शेक्सपियर की एक बहन होती, तो वर्जीनिया वुल्फ ने एक नाम दिया था शेक्सपियर की हाइपोथेटिकल सिस्टर के लिए, उसका नाम क्या था? जुदित था दोस्तों। ठीक है, अगला नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? व्हाई डिड द घोस्ट इन शेक्सपियर्स हैमलेट डिसअपीयर व्हेन होरेशियो आस्क्ड द घोस्ट टू रिवील इट्स सीक्रेट। इसमें होता क्या है, एक्चुअली एक घोस्ट होता है, तुमने देखा होगा शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में भूत गायब हो गया, और जब होरेशियो ने भूत से उसके रहस्य को बताने के लिए कहा तभी वो गायब हो जाता है। तो वो गायब क्यों हो जाता है? एक्चुअली होता क्या है, जो कॉक होता है, मुर्गा होता है, वो क्राउड कूकने लगता है और सिग्नल दे देता है डेट इज़ द मॉर्निंग की सुबह होने वाली है। मुर्गे ने बांग दे करके ये सिग्नल दिया था, संकेत दिया था कि सुबह हो गई है। और तुमने देखा होगा भूत तो रात में ही दिखाई देते हैं, जब दिन होता है, सुबह होता है तो वो निकल लेते हैं। तो वैसे ही हैमलेट का जो भूत था वो वहाँ से डिसअपीयर हो गया। ठीक है, गायब हो गया। अब जरा इसका आप डिटेल पढ़ सकते हो। द घोस्ट इन शेक्सपियर्स हैमलेट डिसअपीयर व्हेन होरेशियो आस्क द घोस्ट। जब होरेशियो घोस्ट से पूछता है टू रिवील इट्स सीक्रेट, कि तुम अपना रहस्य बताओ, अपने बारे में कुछ बताओ, बिकॉज एट दैट टाइम, उसी समय क्या होता है, जैसे ही वो पूछता है उसी समय मुर्गा जो है वो बांग देने लगता है। और जब मुर्गा सुबह सुबह बांग देने का, आजकल के मुर्गों पर भरोसा नहीं करना, वो तो किसी समय भी बांग देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत पहले की बात है। तो मुर्गा बांग देना शुरू कर देता है और वो सिग्नल देता है कि अब सुबह होने वाली है। एक्चुअली द घोस्ट इज़ द स्पिरिट ऑफ हिज फादर। घोस्ट कौन होता है? जो प्रिंस हैमलेट होते हैं उनके पिता का ही घोस्ट होता है, ओल्ड हैमलेट जिन्हें हम कह सकते हैं, किंग हैमलेट। ठीक है, वो होते हैं। अगला 62 नंबर का हमारा क्वेश्चन कौन सा है? ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज हियर overthrown the courtiers, soldiers, scholars, eye-tongue sword. Who is the noble mind referred in the above line from Shakespeare's play Hamlet? यहाँ पे ये पूछा गया ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज हियर। अरे यहाँ तो नोबल माइंड, तो क्वेश्चन ये पूछा गया नोबल माइंड शब्द जो है वो किसके लिए यूज किया गया? ये एक्चुअली हैमलेट के लिए यूज किया गया। किसके लिए? हैमलेट के लिए। ओफेलिया कह रही है। ओफेलिया देख करके बड़ा चकित है कि अरे हैमलेट भी यहाँ पर है। ठीक है, सभी स्कॉलर्स थे, सोल्जर्स, कोर्टियर्स, इनके बीच में एक नोबल माइंड भी था। वो नोबल माइंड कौन था दोस्तों? किसकी बात कर रहे हैं हम? हैमलेट की बात कर रहे हैं, डी।
अब जरा पढ़ के देख लीजिएगा, यहाँ से सारा क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा कि इन द अबव लाइन्स फ्रॉम द शेक्सपियर हैमलेट द नोबल माइंड इज रेफर्ड हियर। ये जो नोबल माइंड है वो किसको रेफर किया गया है? हैमलेट को दोस्तों रेफर किया गया है। और ये है क्या एक्चुअली यहाँ पर? दिस इज द पार्ट ऑफ सॉलिलोकी, ये एक सॉलिलोकी का हिस्सा है बाई ओफेलिया। ओफेलिया के द्वारा इसको बोला जाता है। व्हेन हैमलेट हैज़ लेफ्ट द रूम, जब हैमलेट जो है कमरे से बाहर निकल रहा होता है, कमरे को छोड़ रहा होता है, शी सेज डैट, तभी वो कहती है कि डैट ही किसके लिए यहाँ पे? हैमलेट। हैमलेट इज़ नॉट द सेम एज बिफोर, अब हैमलेट पहले जैसा नहीं रहा जैसा पहले था। बट शी इज़ नॉट द कंडीशन, बट सी इज़ नॉट इन द कंडीशन टू थिंक, वो इस समय ये सोच पाने की कंडीशन में नहीं है कि बहुत चीज़ एक्चुअली हैपनिंग विद हैमलेट, कि हैमलेट के साथ वास्तविकता में हुआ क्या है, एक्चुअली क्या हैपन हुआ है, ये पागलों जैसा क्यों व्यवहार कर रहा है। तो इस बात से वो थोड़ा सा परेशान है। तभी वो कहती है ओ नोबल माइंड इज हेयर। अगला, वेयर वाज हैमलेट व्हेन ही रिसीव द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, यानी कि हैमलेट को जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वो कहाँ होता है? आंसर ये किया गया, तो उस समय वो जर्मनी में होता है जब उसको अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलता है। आंसर देख लीजिएगा, हैमलेट वाज इन जर्मनी, वो कहाँ होता है? जर्मनी में होता है। व्हेन ही रिसीव द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, जब उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलता है। हैमलेट जो कि कब आया था? 1602 में। इज अ ट्रेजिडी, एक ट्रेजिडी है, 5 एक्ट में इसको लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। और ही इज़ द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, और हैमलेट कहाँ का? डेनमार्क का प्रिंस दिखाया जाता है। शेक्सपियर इज टेलिंग द स्टोरी ऑफ प्रिंस हैमलेट ड्राइव फ्राम सेवरल सोर्सेस, इसके कई सारे सोर्स हैं। फ्राम द बुक 3rd and 4th सैक्सो ग्रामेटिकस, जो सैक्सो ग्रामेटिकस है 12th सेंचुरी की, जो गेस्टा डेनोरम के द्वारा लिखी गई थी, उसका बुक नंबर 3rd और 4th को भी इसका सोर्स माना जाता है हैमलेट का। तो ये सोर्स जरूर ध्यान रखना, कौन सा बात किया था हमने? वैसे तो कई सारे सोर्सेस हैं, लेकिन यहाँ पर एक सोर्स दिया गया है बुक नंबर 3rd और 4th का, किसका? सैक्सो ग्रामेटिकस ऑफ 20th सेंचुरी, गेस्टा डेनोरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एट व्हाट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एनी हैथवे, कौन सी उम्र में विलियम शेक्सपियर ने एनी हैथवे से शादी की थी? तो 18 साल की उम्र में इन्होंने शादी कर ली थी। जब इन्होंने शादी की थी तो उस समय एनी हैथवे की उम्र जो है वो कितनी थी? 26 साल थी, यानी कि 8 साल विलियम शेक्सपियर से वो बड़ी थी, सीनियर थी। ठीक है, चलो यहाँ से लिखा भी है, देखो शेक्सपियर गेट मैरिड, 18 साल की उम्र में एनी हैथवे से शादी करते हैं। सी वाज 8 ईयर्स सीनियर टू हिम इन एज, यानी कि विलियम शेक्सपियर से वो 8 साल बड़ी थी। तो समझ सकते हो 8 साल बड़ी लड़की से ये क्या करते हैं? शादी करते हैं एनी हैथवे से। अगला, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्ड हैड अ पोइम एज अ प्रीफेस बाई, यहाँ पर एक पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो आया था उसमें प्रीफेस जोड़ा गया था, वो प्रीफेस किसके द्वारा लिखा गया था? तो बेन जॉनसन। बेन जॉनसन, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो। तो बेन जॉनसन की जो कविता थी उसका प्रीफेस जो है वो फर्स्ट फोलियो में रखा गया था, ध्यान बनाए रखना, प्रस्तावना के रूप में। यहाँ से आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। द फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वर्क हैड अ पोइम, एक पोइम रखी गई थी एज अ प्रीफेस, एक प्रस्तावना के रूप में। वो किसके द्वारा लिखी गई थी? बेन जॉनसन के द्वारा। बेन जॉनसन क्या है? एक इंग्लिश प्ले राइट हैं। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला, अगर हम बात करते हैं, और एक चीज़ और यहाँ पर तुम्हें मेंशन कर दी गई है कि ही वाज कंटेम्प्रेरी टू शेक्सपियर, यानी कि बेन जॉनसन को विलियम शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी, समकालीन कवि भी कहा जाता है। अगला क्या बोला गया है? फोर्टिनब्रास, जो फोर्टिनब्रास है इन हैमलेट इज, फोर्टिनब्रास कौन दिखाया जाता है? वो प्रिंस ऑफ ये तो डेनमार्क का प्रिंस हैमलेट होता है, तो नॉर्वे का प्रिंस दिखाया जाता है। फोर्टिनब्रास कहाँ का होता है? नॉर्वे का प्रिंस होता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार जरा समझ लीजिएगा, फोर्टिनब्रास इन हैमलेट्स इज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे हुज फादर वाज किल्ड बाय हैमलेट फादर। और फोर्टिनब्रास के पिता को किसके द्वारा मार दिया गया था? हैमलेट के पिता के द्वारा मार दिया गया था। तो फोर्टिनब्रास भी इसी इच्छा के साथ डेनमार्क पर अटैक करना चाहता था, बदले की भावना से जो है टू अवेंज, बदला लेना चाहता था हिज फादर्स ऑनर, मेकिंग हिम अनदर फॉइल फॉर प्रिंस हैमलेट। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, थिंकिंग भरा जाएगा दोस्तों, कि सोच ही उसको ऐसा बनाती है। कुछ भी, देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि हमारी सोच ही हमको अच्छा और बुरा बनाती है। कोई भी इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, उसका शरीर अच्छा बुरा नहीं होता, बल्कि हमारी जो सोच होती है वो सोच हमको अच्छा और बुरा इंसान बनाती है। तो थिंकिंग, यानी कि ई ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा दोस्तों, ई ऑप्शन। और ये किसके द्वारा बोला जाता है, ये लाइन जो है वो हैमलेट के द्वारा, प्रिंस हैमलेट के द्वारा बोली जाती है, हैमलेट प्ले में एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में। दोस्तों हैमलेट प्ले की कुछ लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आप समझते रहिएगा। विलियम शेक्सपियर की कोटेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज ट्रैंक्लो इन द प्ले टेम्पेस्ट, जो ट्रैंक्लो नाम का कैरेक्टर है वो टेम्पेस्ट प्ले में क्या है, तो ये किंग्स जेस्टर दिखाया जाता है। कौन दिखाया जाता है, किंग्स जेस्टर। बी ऑप्शन हो जाएगा। द टेम्पेस्ट इज अ ड्रामेटिक रोमांस, टेम्पेस्ट क्या है, एक ड्रामेटिक रोमांस है। ये भी पूछ लिया जाता है, इसका जॉनर पूछ लिया जाता है कि टेम्पेस्ट का जॉनर क्या है, तो आप कह दीजिएगा ये ड्रामेटिक रोमांस की कैटेगरी में इसको रखा गया है। ट्रैंक्लो कौन है, किंग्स का जेस्टर दिखाया जाता है। ड्रंकन बटलर, अ माइनर मेंबर ऑफ द शिपरेक पार्टी, माइनर मेंबर होता है शिपरेक पार्टी का ही प्रोडक्ट। और जेस्टर का काम ही क्या होता है प्ले के अंदर, कॉमिक फॉइल, यानी कि कॉमिक चीज़ों को क्रिएट करना होता है, लोगों को मनोरंजन करने का काम करते हैं ये लोग। जैसे हम आजकल मूवी देखते हैं तो मूवी में तुमने देखा होगा कि राजपाल यादव है, असरानी है, ठीक है, वो साउथ के 2-3 हैं, तो वो क्या करते हैं, जब हम ऊब जाते हैं तो बीच बीच में हंसी मजाक करने का काम, तो वही कॉमिक सीन होते हैं हमारे प्ले में भी। अदर पावरफुल पेयर आप प्रेस्पेरो, अलोंसो एंड, यहाँ पे कुछ पावरफुल पेयर्स हैं, कौन कौन से हैं, कैरेक्टर हैं कह सकते हो, प्रेस्पेरो है, अलोंसो है, एंटोनियो है, सेबेस्टियन है, ये सभी। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, हु सेज, कौन कहता है ये बात, जो गुड बॉम्ब्स होते हैं हैव बॉर्न बैड सन्स इन हैमलेट, हैमलेट प्ले में। तो ये कौन कहता है, मिरांडा कहती है। कौन कहता है, मिरांडा, ठीक है, ध्यान बनाए रखना, मिरांडा के द्वारा ये बोला जाता है। अब जरा इसका डिटेल देख लेते हैं। मिरांडा जो दिखाई जाती है वो डॉटर ऑफ प्रेस्पेरो दिखाई जाती है टेम्पेस्ट प्ले में। सी इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, और ये मिरांडा जो है वो प्ले की हीरोइन भी है। और इसी मिरांडा के द्वारा ये लाइनें बोली जाती हैं, गुड बॉम्ब्स हैव बॉर्न बैड सन्स, यानी कि एक ही गर्भ से दो अलग अलग सोच के व्यक्ति पैदा हो सकते हैं। वो अपने पिता के लिए अच्छा बताती है लेकिन अपने चाचा के लिए बुरा बताती है, जबकि एक ही माँ से वो दोनों पैदा हुए होते हैं। तो वहीं पर इन लाइनों को बोला जाता है। द टेम्पेस्ट क्या है, एक ड्रामेटिक रोमांस की कैटेगरी में आता है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। देयर शुड बी द टेम्पेस्ट इन प्लेस ऑफ हैमलेट इन द क्वेश्चन। अच्छा, एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेम्पेस्ट होना चाहिए और हैमलेट लिखा हुआ है, तो ये तो वो उसी में लिखा हुआ था तो लिख गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, वहाँ पे हैमलेट की जगह पे क्या होगा, टेम्पेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कॉन्सेंट। उन्होंने ये पूछा है कि आम सहमति की अगर हम बात करें, जनरल कॉन्सेंट से अगर मैं बात करूं, तो विलियम शेक्सपियर का पहला नाटक किसको माना जाता है। तो विलियम शेक्सपियर का सबसे पहला नाटक किसको माना जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दे रखे हैं। किसको माना जाता है, हेनरी 6 एंड पार्ट 1 को माना जाता है। तो देखो आंसर क्या है, हेनरी 6 पार्ट 1 इज द हिस्ट्री, और ये कैसा प्ले है, एक हिस्ट्री प्ले है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और ये ऐसी भी संभावना की जाती है कि ये कोलाब्रेशन में लिखा गया था, किसके, क्रिस्टोफर मार्लोव और थॉमस नैश के 1591 में, 1591 में। अगला, सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इसके कुछ हैं। हेनरी 6 दिखाया जाता है जो कि स्कॉटलैंड का राजा दिखाया जाता है। ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड होते हैं, हैम्प्रे होते हैं, ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर होते हैं, ग्लॉसेस्टर होते हैं। तो ये सभी इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं दोस्तों। अगला, व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ जो प्ले होता है उसमें ट्रेजिक फ्लॉ क्या दिखाया जाता है। ट्रेजिक फ्लॉ एक्चुअली होता क्या है, हम उसको कहते हैं जिससे उसका पतन हुआ। जो उस प्ले का हीरो होता है, हीरो के पतन का कारण क्या था,
उसी को हम इंग्लिश में ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ओवर थिंकिंग या नहीं ओवर एम्बिशन क्या है, मैकबेथ है ना, तो मैकबेथ में ओवर एम्बिशन दिखाई जाती है। एक्चुअली ये राजा डंकन की हत्या करके खुद वहाँ का राजा बनना चाहता है, तो यहाँ पे क्या है, ओवर एम्बिशन इसका ट्रेजिक फ्लॉ होता है। अगला देखो, मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द फेमस ट्रेजेडी अमंग द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। और इसमें इस क्या दिखाया जाता है, ओवर एम्बिशन वाज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ, हीरो ऑफ द प्ले। और जो कि हीरो भी होता है, मैकबेथ क्या है, इस प्ले का हीरो भी दिखाया जाता है। अब यहाँ पे आप हुक्म को जान लो। हुक्म ट्रिक है ये हुक्म की कि हैमलेट जो है वो 1602 में आया, ओथेलो आपका कब आया था, 1604 में आया था, किंग लियर 1605 में आया, मैकबेथ जो है वो 1606 में आया। HOKM करके याद रख लोगे, HOKM 2456, 2 4 5 6, 4 5 6 ऐसे ही याद कर लेना, 4 5 6 और इधर 2, बाकी तो लाइन्स ही हैं। नेक्स्ट 72 नंबर पे अगर हम बात करें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज हिप्पोलिटा अपीयर। हिप्पोलिटा नाम की कैरेक्टर कौन से प्ले में आती है, तो मिडसमर नाइट ड्रीम में आती है दोस्तों। किसमें, मिडसमर नाइट ड्रीम में हिप्पोलिटा दिखाई जाती है। ठीक है, तो हिप्पोलिटा अपीयर्स इन द प्ले मिडसमर नाइट ड्रीम इज अ कॉमेडी। क्या है, ये कॉमेडी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया, इसको 1596 से 97 के बीच में लिखा गया है। अब द प्ले कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सब प्लॉट, इसके मल्टीपल सब प्लॉट हैं डेट रिवॉल्व अराउंड द मैरिज ऑफ थियसिस एंड हिप्पोलिटा। और ये जो थियसिस और हिप्पोलिटा की शादी के इर्द गिर्द इसका प्लॉट जो है पटकथा घूमती रहती है। थेसिस जो दिखाया जाता है वो ड्यूक ऑफ एथेंस दिखाया जाता है, और ये कनकॉर्ड जीत लेता है हिप्पोलिटा को। और हिप्पोलिटा कहाँ की क्वीन दिखाई जाती है, अमेजन, अमेजन की क्वीन दिखाई जाती है। इज अबाउट टू बेड हर। नोट, हिप्पोलिटा आल्सो अपीयर, ये ध्यान बनाए रखना, हिप्पोलिटा नाम का कैरेक्टर जो है, हिप्पोलिटा इज आल्सो अपीयर इन 2 नोबेल किंग्समैन में। ठीक है, आ प्ले को रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर। जो 2 नोबेल एंड किंग्समैन है जो कि कोलाब्रेशन में लिखा गया था विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर के, उसमें भी हिप्पोलिटा नाम की कैरेक्टर नज़र आती है। तो ये नोट पॉइंट में आप ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर का, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेजिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली। दीज वर्ड अक्योर इन, एक कौन सी उसमें अक्योर होते हैं, तो ये एज यू लाइक इट की लाइनें हैं। किसकी हैं दोस्तों, एज यू लाइक इट की। ठीक है, एज यू लाइक इट में ये लाइनों को बोला जाता है मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेजिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली। ठीक है, ये क्या है, एक कॉमेडी है और विलियम शेक्सपियर के द्वारा इसको लिखा गया है दोस्तों। एक अब देखो दीज वर्ड्स, अब थोड़ा सा डिटेल, दीज वर्ड्स अकर्स इन अ सॉन्ग, ये एक गीत होता है जो कि अमीन्स के द्वारा गाया जाता है। और कौन से एक्ट में, एक्ट सेकेंड और सीन 7 में इसको गाया जाता है। ये पूरा सॉन्ग इस तरीके से है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेजिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली। अधिकांश मित्रता जो है, बहुत ज़्यादा मित्रता जो है वो क्या होती है, दिखावा होती है, और बहुत ज़्यादा प्रेम जो है वो मूर्खता होता है। इस तरीके से वो एक गीत गाता है। कौन, अमीन्स के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा गाया जाता है, अमीन्स के द्वारा, और एज यू लाइक इट में। और एक्ट ध्यान बनाए रखना, एक्ट सेकेंड सीन 7 है। अगला 74 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। इनमें से कौन सा विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, टाइटस एंड्रोनिकस विलियम शेक्सपियर का है, पेरिकल्स विलियम शेक्सपियर का है, अ लवर्स कंप्लेंट विलियम शेक्सपियर का है। तो सी ऑप्शन जो है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो सी जो है वो नहीं लिखा गया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, बेन जॉनसन के द्वारा इसको लिखा गया। लव स्टॉम्प थ्रो कैलिपोलिस वाज द फर्स्ट मास्क, ये इनका सबसे पहला मास्क था जो कि परफॉर्म किया गया था स्ट्रॉड कोर्ट में। और कब परफॉर्म किया गया था, जब चार्ल्स फर्स्ट अपने शासन पर बैठे थे उस समय इसको परफॉर्म किया गया था। और ये वर्क जो है वो किसके द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा इसको लिखा गया। 75 नंबर का क्वेश्चन देख लो, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ अ कैरेक्टर नेम्ड बैंको। बैंको नाम का कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में नज़र आता है, तो बैंको नाम का कैरेक्टर जो है वो मैकबेथ में नज़र आता है। बैंको का भूत दिखाई देता है मैकबेथ को, है ना।
शादी में जब सॉरी शादी का नाम आ गया, जब दावत पार्टी चल रही होती है वहीं पर उसकी कुर्सी पर बैठा हुआ बैंकों का भूत नज़र आता है मैकबेथ को। तो मैकबेथ प्ले में दोस्तों ये होता है, कहाँ होता है, बैंको नाम का कैरेक्टर जो है वो शेक्सपियर के किस नाटक में है, तो ध्यान बनाए रखना कौन से नाटक में है, मैकबेथ में। जो थोड़ा सा समझ लो, ये मैकबेथ जो है फेमस ट्रेजेडी है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। 1605 से 6 के बीच में इसको लिखा गया था, लेकिन जब इसको पब्लिश कराया गया था तो फर्स्ट फोलियो 1623 में इसको पब्लिश करवाया गया था। किसके द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल के द्वारा इसको पब्लिश करवाया गया था। अब यहाँ से थोड़ा कहीं नोट डाउन कर लो, जो बैंको था मैकबेथ में वो कहाँ का जो है थेन था, तो थेन ऑफ लोचावर दिखाया गया था वो, ठीक है, थेन ऑफ लोचावर। तो ये विशेष ध्यान बनाए रखना। थेन ऑफ काउडर जो है वो किसको उपाधि मिली थी, मैकबेथ को मिली थी। अगला क्वेश्चन देखो कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी बार पूछा जा चुका है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, जीआईसी लेक्चरर में और यूपीटीजीटी में कितनी बार पूछा गया है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बिगिन विद द लाइन्स, कौन सा प्ले जो है इन लाइनों से शुरू होता है। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, अगर संगीत ही प्रेम का भोजन है तो इसे बजाते रहो। तो ये किसके द्वारा, ट्वेल्थ नाइट में ड्यूक ऑर्सिनो के द्वारा बोला जाता है। ट्वेल्थ नाइट में ड्यूक ऑर्सिनो के द्वारा इसको बोला जाता है। ट्वेल्थ नाइट का अदर टाइटल क्या है, व्हाट यू विल है, जो कि एक कॉमेडी है। और इसमें कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है, क्रॉस ड्रेसिंग डिवाइस का यूज किया जाता है। सर ये क्रॉस ड्रेसिंग डिवाइस क्या होती है, इसमें जैसे लड़का होता है वो लड़की बन जाता है, या लड़की है वो लड़का का रूप धारण कर लेती है, उसी को हम क्रॉस ड्रेसिंग डिवाइस कहते हैं, ठीक है। शिप रैक हो जाता है, सर्वाइविंग ब्यूटीफुल लिविंग गर्ल हु फाइंड्स हर सेल्फ एट द सेंटर ऑफ द स्टोरी। सो एवरेज लव ट्रायंगल भी इसमें दिखाया जाता है, ठीक है। जब आप इस ट्वेल्थ नाइट को पढ़ोगे तो इसमें लव ट्रायंगल आपको नज़र आएगा। ड्यूक ऑर्सिनो किसी से प्रेम करता है, ठीक है, वियोला किसी से प्रेम कर रही होती है, तो इस तरीके से लव ट्रायंगल एक बनता है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर पे, फ्रायल्टी दाई नेम इज वुमेन, फ्रायल्टी दाई दो का तेरा नाम ही क्या है, औरत है, इज अ फेमस लाइन फ्रॉम द प्ले। तो हैमलेट प्ले की ये फेमस लाइन है, बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, फ्रायल्टी दाई नेम इज वुमेन। दाई का मतलब यू होता है, और देखो कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। तो इतने इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर ही लेना है। हैमलेट जो कि क्या है, वो एक हीरो दिखाया जाता है शेक्सपियर के मास्टरपीस प्ले हैमलेट का। अटर्स दिस फेमस फ्रेज, इस फेमस फ्रेज को बोला जाता है हैमलेट के द्वारा ही, फ्रायल्टी दाई नेम इज वुमेन। एक्ट 1 और सीन 2 में इसको बोला जाता है, किसमें, एक्ट 1 और सीन 2 में। इनफैक्ट ही इज़ रिकॉलिंग द ब्यूटीफुल मेमोरीज, वो क्या कर रहा है, रिकॉल कर रहा है अपनी ब्यूटीफुल मेमोरीज को ऑफ हिज मदर एंड डिसीज फादर, उसके जो मृत पिता हैं जो अब नहीं है इस दुनिया में, ड्यूक सीनियर, उनके बारे में उसकी ब्यूटीफुल मेमोरीज को याद कर रहा है। अगला 78 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रिफर्ड विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज। निम्नलिखित में से किस क्रिटिक ने शेक्सपियर की कॉमेडीज रचनाओं को उनकी ट्रेजेडी थी उनको अधिक पसंद किया, मतलब ये है, यानी कि प्रीफर किया था शेक्सपियर की कॉमेडीज़ को देन हिज ट्रेजेडीज। उनकी ट्रेजेडीज़ को इतना पसंद नहीं करते थे जितना वो उनकी कॉमेडीज़ को पसंद करते थे। ऐसा क्रिटिक कौन था दोस्तों, तो ऐसा डॉक्टर जॉनसन थे। कौन थे, डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ये है। सैमुअल जॉनसन was the English writer who made lasting contribution to English literature as the poet, playwright, essayist, ठीक है, moralist और literary critic, biographer, editor, lexicographer. He preferred Shakespeare's comedies to his tragedies. ये क्या करते थे, विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज़ को अधिक पसंद करते थे ट्रेजेडीज़ की अपेक्षा, ठीक है। उन्हें इनकी ट्रेजेडीज़ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कि इन विच शेक्सपियरियन प्ले ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड। विलियम शेक्सपियर के प्ले में कौन सा ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, तो हैमलेट में दोस्तों। किस में, हैमलेट में मेरे दोस्त। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज अ टर्म
यूज्ड, ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक टर्म है जो सबसे पहली बार यूज किया गया था सिगमंड फ्रॉड के द्वारा। ठीक है, थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट टू डिस्क्राइब द बॉयज फीलिंग ऑफ डिजायर फॉर हिज मदर एंड जेलसी एंड एंगर टूवर्ड हिज फादर। अब इन द फेमस शेक्सपियर्स फेमस ट्रेजेडी हैमलेट दिस टर्म इज रिफ्लेक्टेड, और ये टर्म विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी में रिफ्लेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 80 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और प्यारा सा क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ फूल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। देखो, ट्रैंक्लो टेम्पेस्ट में ये फूल दिखाया जाता है, ग्रेव डिगर हैमलेट में फूल होता है, टच स्टोन एज यू लाइक इट में होता है, फीस्ट ट्वेल्थ नाइट में दिखाया जाता है। लेकिन जैकस जो होता है वो एक मलंकलिक लॉर्ड दिखाया जाता है एज यू लाइक इट में, मलंकलिक लॉर्ड होता है, लॉर्ड LORD लॉर्ड। ठीक है, ये कोई आपका फूल नहीं दिखाया जाता है, तो जैकस हो जाएगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सोनेट नंबर 130 की बात हो रही। आप शेक्सपियर बिगिन विद द लाइन, और ये इस लाइन से शुरू होता है, माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन ऑफ एन डब्ड अ स्पूस द सोनेट। इसमें होता क्या है? तो इसमें कौन सा आंसर होगा हमारा? बी ऑप्शन होगा, पैरोडी इज द कन्वेंशन ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट। जितने भी एलिजाबेथन लव सोनेट थे, ठीक है, बोथ इन कंटेंट में भी और उनका जो स्ट्रक्चर जिस पैटर्न पे वो लिखे जाते थे, ठीक है, उन सब की क्या करी थी? पैरोडीज। अगला, पैरोडी का मतलब होता है किसी चीज़ की नकल करना। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है हमारा? अगला क्वेश्चन है, इन द ट्वेल्थ नाइट मालवोलियो रीड्स अलाउड। ट्वेल्थ नाइट में जो मालवोलियो होता है वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा होता है, वाइल अलोन, जबकि वो अकेले होता है। मारियाज फॉर्ज लेटर, जो मारिया के द्वारा उसे एक झूठा पत्र दिया गया था। ही इज अटरली इग्नोर अदर कैरेक्टर्स एंड ऑडियंस। अगला क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर का कि विच वन इज नॉट फूल। कौन फूल नहीं है इन आ शेक्सपियर्स प्ले, विलियम शेक्सपियर के प्ले में कौन फूल नहीं दिखाया जाता है? तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन फूल नहीं है वो ऑप्शन आपको छांटना है। तो जैकस जो होता है एज यू लाइक इट में वो फूल नहीं होता है, बल्कि कौन होता है? एक मलंकलिक लॉर्ड दिखाया जाता है। ठीक है, ट्रैंक्लो जो है वो टेम्पेस्ट में फूल दिखाया जाता है, ये सही है। ग्रेव डिगर हैमलेट में फूल दिखाया जाता है। टच स्टोन एज यू लाइक इट का फूल होता है। फीस्ट ट्वेल्थ नाइट में फूल होता है। जैकस जो है वो एक मैन कैरेक्टर है एज यू लाइक इट का, और ये एक फूल नहीं है बल्कि क्या है? एक मलंकलिक लॉर्ड दिखाया जाता है, जो कि ड्यूक सीनियर का बहुत फेथफुल जो है वो लॉर्ड होता है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें 81 नंबर पे, सोनेट नंबर 130 की बात कही गई है कि जो सोनेट नंबर 130 है विलियम शेक्सपियर का, वो बिगिन शुरू होता है विद दिस लाइन। इस लाइन से, कौन सी लाइन से? माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, यानी कि मेरी मिस्ट्रेस की आंखें जो हैं वो सूर्य की तरह चमकदार नहीं है। जिस तरीके से सूर्य चमकदार होता है उस तरीके से मेरी मिस्ट्रेस की, मेरी प्रेमिका की आंखें उतनी चमकदार नहीं हैं। और अगली लाइन इसी में यूज की जाती है कि जो कोरल का पत्थर है वो भी उसकी होठों से अधिक लाल नहीं है। ठीक है, तो ये लाइनें किस बात का इंडिकेट करती हैं? आगे क्या कहा गया है? दिस सोनेट। सोनेट क्या करता है एक्चुअली? ये क्या है? एक पैरोडी होती है दोस्तों। पैरोडी का मतलब होता है नकल करना। द कन्वेंशंस ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट, जितने भी एलिजाबेथन लव सोनेट लिखे जाते थे उनमें से क्या थी? एक प्रकार की पैरोडी की गई थी। किस चीज़ को लेकर के? बोथ इन कंटेंट, जो भी सोनेट का कंटेंट होता था या उसका जो स्ट्रक्चर होता था उसकी क्या है? एक पैरोडी है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन यूज किया गया, इन दी ट्वेल्थ नाइट में मालवोलियो रीड्स। मालवोलियो जो है वो पढ़ता है अलाउड, जोर जोर से, वाइल अलोन, जब वो अकेला होता है। मारियाज फॉर्ज लेटर, मारिया का जो फॉर्ज लेटर होता है उसको बड़ी ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है।
ही इज़ अटरली इग्नोर, और वो इग्नोर कर देता है, अनदेखा कर देता है अदर कैरेक्टर्स, जो वहाँ पर दूसरे कैरेक्टर मौजूद होते हैं उनको अनदेखा कर देता है, एंड ऑडियंस को भी, हु वुड एक्चुअली इंगेज इन सम काइंड ऑफ डायलॉग विद हिम, जो उससे किसी प्रकार के संवाद में उसके साथ क्या होते हैं, इंगेज होते हैं, तो ऑडियंस और कैरेक्टर्स को भी ये क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। दिस गिव राइज टू, एक किस चीज़ को, तो ये एक क्या होती है, एक प्रकार की सिचुएशनल और ड्रामेटिक अर्नीज होती है। तो हमारा ई ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शेक्सपियर सॉलिलोकीज, जो शेक्सपियर की सॉलिलोकी होती हैं, आर डिफाइंड एज अ लोकेशन डोमिनेटिंग द स्टेज and the attention delivered by a speaker who is alone on the stage। विलियम शेक्सपियर की ज़्यादातर सॉलिलोकीज कैसी होती थी कि स्टेज पर एकदम अकेले स्पीकर के द्वारा बोली जाती थी, लेकिन आइडेंटिफाई द एक्सेप्शन, आपको क्या करना है, उस एक्सेप्शन को आइडेंटिफाई करना है ऑफ दिस डेफिनेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, यानी कि एक ऐसी सॉलिलोकी की पहचान करना है जो एकदम एक्सेप्शन है, जो स्टेज पर अकेले नहीं बोली गई है बल्कि कोई और भी सामने खड़ा होता है। तो वो कौन सी सॉलिलोकी होती है दोस्तों, वो सॉलिलोकी होती है सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। हैमलेट की सॉलिलोकी, नाउ माइट आई पैड डू इट, ठीक है, ये वाली सॉलिलोकी जो है वो एक्सेप्शन है। एक किसकी उपस्थिति में इसको बोला जाता है, ये एक्चुअली जो बोला जाता है वो कौन इसके साथ उपस्थित होता है, वहाँ पर क्लाउडियस मंच पर होता है, तो क्लाउडियस के सामने ही वो इस सॉलिलोकी को बोलता है, अकेले नहीं बोलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैं जो करने वाला हूँ, यानी कि हैमलेट ये बोलता है कि अब मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं करूँगा, नाउ माइट आई डू इट पैट, मैं इसको कर सकता हूँ और मैं इसे करूँगा, तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 84 नंबर पे, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो दैट मेक्स हैमलेट सुपीरियर टू एलिजाबेथन रिवेंज प्ले, यानी कि एलिजाबेथन रिवेंज प्ले में जो इसको सुपीरियर बनाता है, सर्वश्रेष्ठ बनाता है, ठीक है, वो कौन सा एलिमेंट है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट था, तो एक एलिमेंट इसका है जो इसको सुपीरियर बना देता है, बाकी सभी ट्रेजेडीज में जितनी भी एलिजाबेथन रिवेंज प्ले लिखे थे उनमें से सबसे ज़्यादा सुपीरियर बना देता है, वो कौन सा है, द यूज ऑफ अ नंबर ऑफ सॉलिलोकीज, क्योंकि हैमलेट में बहुत ज़्यादा सॉलिलोकीज का यूज किया गया था, ये चीज़ जो है इसको क्या बना देता है, सुपीरियर बना देता है। इसके बाद इसका द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क इसका फुल टाइटल था, शॉर्ट में इसको हैमलेट आप कह सकते हो। इसको लिखा गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा, कब, 1599 से 1601 के बीच में, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन है, हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन इन हैमलेट, हैमलेट में ये लाइनें कौन बोलता है, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कुछ तो पक रहा है, कुछ तो गड़बड़ है स्टेट ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क में कुछ तो अलग होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ है, तो ये कौन कहता है, मार्सिलस कहता है, किसके सामने, होरेशियो के सामने। यहाँ पे समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क किस में, हैमलेट में ये लाइनें कही गई हैं, और एक्ट 1 सीन 4 में इन लाइनों को कहा गया है। ये लाइनें किसके द्वारा बोली जाती हैं, मार्सिलस के द्वारा बोली जाती हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल लाइन इन ऑल ऑफ शेक्सपियर्स वर्क, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ध्यान बनाए रखना। अगले क्वेश्चन में क्या गया है, आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु पॉजिटेड दिस व्यू, आपको उस क्रिटिक को आइडेंटिफाई करना है दोस्तों, कौन से क्रिटिक को, उस आलोचक की पहचान करना है जिसने ये दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि जो कौन सा दृष्टिकोण, द लाइबिलिटी ऑफ हैमलेट, हैमलेट के अंदर जो हल्कापन आ गया है, हिज रिपीटेशन ऑफ हिज फ्रेज, हिज फंस आर नॉट पार्ट ऑफ अ डेलिबरेट ऑफ डिससिमुलेशन बट अ फॉर्म ऑफ इमोशनल रिलीफ, बल्कि क्या है, एक फॉर्म ऑफ इमोशनल रिलीफ है। तो ये कौन होता है दोस्तों, ये इलियट होते हैं, किसके द्वारा कहा गया, इलियट के द्वारा, यानी कि टी.एस. इलियट ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, एक ऐसे आलोचक होते हैं जो इस दृष्टिकोण को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं।
87 नंबर का क्वेश्चन कहता है हमारा, नेम द क्रिटिक हु सेड दिस ऑफ शेक्सपियर। उस क्रिटिक का, उस आलोचक का नाम बताइए जिसने शेक्सपियर के बारे में ये कहा था। क्या कहा था? दोज हु अक्यूज हिम to have wanted learning gave him the greater commendation. He was naturally learned. He needed not to spectacles or books to read nature. He looked inward and found her there. I cannot say he is everywhere alike, but he so I should do him injury to compare him with the greatest of mankind. इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जरा एक बार समझना यहाँ से लेकर यहाँ तक। वो कहते हैं कि उस आलोचक का आपको नाम बताने के लिए कहते हैं जिसने शेक्सपियर के बारे में ये बात कही थी। कौन सी बात कही थी दोस्तों? जो लोग उन पर यह आरोप लगाते हैं कि विलियम शेक्सपियर में ज्ञान की कमी थी, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग उनकी अधिक प्रशंसा करते हैं। वही लोग विलियम शेक्सपियर की सबसे ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। वे स्वाभाविक रूप से विद्वान थे। विलियम शेक्सपियर जो थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो स्वाभाविक रूप से विद्वान थे। उन्हें प्रकृति को पढ़ने के लिए किताब के चश्मे की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने अपने अंदर झांक करके देखा और प्रकृति को वहाँ पाया। मैं ये नहीं कह सकता कि वे हर जगह एक जैसे हैं। अगर वे ऐसे होते तो मैं उनकी तुलना मानव जाति के महानतम लोगों से करके उन्हें चोट पहुँचाता। ऐसा कहने वाला व्यक्ति दोस्तों कौन था? तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति जो थे वो कौन थे? ड्राइडन थे। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ड्राइडन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। और ये रिमार्क ड्राइडन ने किस में कहा था? तो उनका एक वर्क था एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी जो कि 1668 में आया था, उसमें इसको कहा था। ठीक है। और इसी में उन्होंने विलियम शेक्सपियर को क्या बोला था कि ही वाज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंसेंट पोइट हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल बोला। ठीक है। तो ये कोटेशन मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं आगे क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ। क्या है? 88 नंबर का, शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म। जो विलियम शेक्सपियर का एक पॉपुलर प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें कौन सा लिटरेरी फॉर्म यूज किया गया है? तो ट्रेजिक कॉमेडी यूज किया गया है। ट्रेजिक कॉमेडी, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, इसमें कहा क्या गया? मर्चेंट ऑफ वेनिस 16वीं सेंचुरी का प्ले है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और इसको कॉमेडी के रूप में सबसे पहले क्लासिफाइड किया गया था फर्स्ट फोलियो में। ऑल्दो इट इज़ नोन एज ट्रेजिक कॉमेडी आल्सो, और इसको हम ट्रेजिक कॉमेडी के नाम से भी, ट्रेजिक कॉमेडी की कैटेगरी में भी इसको रखते हैं। ठीक है। तो ट्रेजिक कॉमेडी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। किंग लियर की डोमिनेंट थीम बताना है। तो किंग लियर की डोमिनेंट थीम कौन सी है? फिलियल इनग्रेटिट्यूड इसकी डोमिनेंट थीम दिखाई जाती है। किसकी? किंग लियर की दोस्तों। तो किंग लियर की डोमिनेंट थीम ध्यान बनाए रखना, फेलियल इनग्रेटिट्यूड है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू द फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है वो हैमलेट में नहीं पाया जाता है? तो हैमलेट में नहीं पाया, ओफेलिया हैमलेट में, क्लाउडियस, पोलोनियस सभी हैं, कैसियो नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कैसियो कहाँ पाया जाता है? ओथेलो में पाया जाता है। किसमें? ओथेलो में। और ओथेलो इट इज़ रिकॉर्डेड वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर। कैसियो इज ओथेलोज लॉयल एंड मोस्ट बिलव्ड कैप्टन दिखाया जाता है, ध्यान बनाए रखना। अब 91 नंबर का देख लो कौन सा है। 91 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। तो देखो इनमें लास्ट फेज में कौन नहीं है? टेम्पेस्ट लास्ट फेज में आया, सिम्बरलिन, विंटर स्टिल, तीनों लास्ट फेज के हैं। मच एडो अबाउट नथिंग जो है वो लास्ट फेज में नहीं है दोस्तों। इसमें देखो मच एडो अबाउट नथिंग एक कॉमेडी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और ये इनके लास्ट फेज में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि मच एडो अबाउट नथिंग 1598 से 99 के बीच में इसको लिखा गया है, तो इसलिए इनके सेकेंड फेज में इसको रखा गया है। अगला 92 नंबर की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज
इज इन थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट में विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले लिखा गया है? तो हेनरी सिक्स दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। हेनरी सिक्स जो है वो थ्री पार्ट्स में है। 93 नंबर का क्वेश्चन क्या है? इन 1601 में अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाई, यानी कि 1601 में विलियम शेक्सपियर का एक सोनेट का कलेक्शन जो है वो प्रिंट किया गया था। वो किसके द्वारा प्रिंट किया गया था? तो थॉमस थॉर्प के द्वारा। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, थॉमस थॉर्प। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन। विलियम शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई थी? तो 23 अप्रैल 1616 को इनकी मृत्यु हो गई थी, 23 अप्रैल 1616 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये थोड़ा सा विलियम शेक्सपियर के बारे में दिया गया है। 23 अप्रैल 1616 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जबकि इनका जन्म जो है वो सेम डेट में 23 अप्रैल 1664 को हुआ था। हिज पेरेंट्स वर जॉन एंड मैरी आर्डन, यानी कि जॉन शेक्सपियर इनके पिता का नाम था, मैरी आर्डन इनकी माता का नाम था। और इनको जो है कंसिडर्ड माना जाता है ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट एंड नोन एज इंग्लैंड्स नेशनल पोइट। ठीक है, राष्ट्रीय कवि भी इनको इंग्लैंड का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड। स्ट्रेटफोर्ड में विलियम शेक्सपियर के घर का क्या नाम था? न्यू पैलेस नाम था। क्या नाम था? न्यू पैलेस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज द सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेट्स ऑफ द डे। तो विलियम शेक्सपियर का कौन सा नाटक ऐसा है जो कि सामाजिक व्यंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं आज के फैशन से संबंधित एक सामाजिक व्यंग है। तो इनका कौन सा नाटक है जो आज के फैशन पर सामाजिक व्यंग करता है? तो ये कौन सा नाटक है? लव्स लेवर लास्ट। सी, लव्स लेवर लास्ट दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 97 नंबर का है, डैश डोमेना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले। डैश डोमेना नाम की कैरेक्टर कौन सी प्ले में आती है? तो ओथेलो में। ठीक है, ओथेलो की पत्नी दिखाई जाती है। डैश डोमेना इज अ सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले ओथेलो। सी इज अ यंग वेनेशियन ब्यूटी हु इज डेड बाय हर फादर ब्रेवेंशियो। और इनके पिता कौन होते हैं? ब्रेवेंशियो होते हैं। किसके? डैश डोमेना के। अगला 98 पे, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, जीवन है लेकिन एक चलती फिरती छाया है। इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ये एक इडियट के द्वारा, ये एक कहानी है जो कि एक मूर्ख के द्वारा कही गई, फुल ऑफ साउंड एंड फेरी। ठीक है, सिग्निफाइंग नथिंग। ये किसके द्वारा कही गई? ये लाइनें किसके द्वारा? मैकबेथ के द्वारा बोली गई हैं, लेकिन कौन से एक्ट और कौन से सीन में बोली गई हैं ये बात आपको बताना है। तो एक्ट 5 सीन 5 में इसको बोला गया है, एक्ट 5 और सीन 5 में दोस्तों। 99 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी। इनमें से कौन सा कॉमेडी नहीं है? तो कॉमेडी कौन सा नहीं है? एंटनी एंड क्लोपेट्रा जो है कॉमेडी नहीं है, बाकी सभी कॉमेडी, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट ड्रीम, ये सभी कॉमेडी हैं। एंटनी एंड क्लोपेट्रा जो है लगभग 1607 के आसपास इसको लिखा गया है, ये एक ट्रेजेडी है। ठीक है, और इसकी जो प्लॉट है वो टॉमस नॉर्थ के ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ्स पर आधारित है। फॉलोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लोपेट्रा एंड मार्क एंटोनियो फ्रॉम द टाइम ऑफ सिसिलियन रिवोल्ट टू क्लोपेट्राज सुसाइड ड्यूरिंग द फाइनल वॉर ऑफ रोमन रिपब्लिक। सो एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा इज नॉट अ कॉमेडी बट अ ट्रेजेडी। और साथ ही साथ इसको क्या कहोगे? एक रोमन प्ले भी है दोस्तों, रोमन प्ले की कैटेगरी में इसको रखा गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का इस वीडियो का, विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेवर लास्ट वाज अ फ्री अडाप्टेशन ऑफ। जो विलियम शेक्सपियर का लव्स लेवर लास्ट है वो कहाँ से लिया गया है? इसका सोर्स क्या है दोस्तों? आपको सोर्स बताना है। तो बी ऑप्शन, मेनेक्मी ऑफ प्लेटूज। ठीक है, ये इसका सोर्स है, मेनेक्मी ऑफ प्लेटूज। जरा यहाँ से पढ़ करके देख लीजिएगा, विलियम शेक्सपियर का लव्स लेवर लास्ट वाज अ फ्री अडाप्टेशन ऑफ मेनेक्मी ऑफ प्लेटूज, ये इसका क्या है? सोर्स है दोस्तों। तो आज की कहानी खत्म, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।